एक हफ्ते बाद 2 दिन पहले ही अरहम अस्पताल से घर आ गया था, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल सेहतयाब नहीं हुआ था। इसे उठने के लिए किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती। दिन में दानियल साहब इसकी मदद करते, लेकिन रात में इसे मुनाहिल की ही ज़रूरत पड़ती। वो कोशिश करता था कि मुनाहिल को अपनी वजह से परेशान मत करे, लेकिन वो सारी रात इसके लिए जागती रहती थी और ये बात अरहम अच्छे से जानता था। अरहम को तो अब लगने लगा था कि अब वो आज जिस हालत में है वो मुनाहिल के साथ किए गए बुरे सलूक की सज़ा है। नूर ठीक कहती थी कि किसी को इसके किए की इतनी ही सज़ा नहीं देनी चाहिए कि वो अल्लाह के सामने आपको गुनाहगार कर दे। हाय अरहम, रिजा इसके कमरे में दाखिल होते हुए चहक कर बोली। रिजा अस्पताल में भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसके साथ गुजारती थी। इसको खुद अपने हाथों से खिलाया करती थी और मुनाहिल बस खामोशी से खड़ी इसको देखती। ठीक हूँ, अरहम उठने की कोशिश करते हुए बोला। अरे अरे मत उठो प्लीज, अभी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुए। रिजा इसको वापस लेटने का कहते हुए बोलकर खुद भी इसके पास आकर बैठ गई। मैं तो लेट लेट कर थक गया हूँ रिजा, अब तो गुस्सा आता है। अरहम हर वक्त खुद को बिजी रखने वाला इंसान था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो बेड पर लेटे तंग आ गया था। अब ऐसी भी बात नहीं है, तुम थोड़ा बहुत बाहर जाते तो हो, कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अरहम बस यही कह सका। मैं आज रात की फ्लाइट से अपिया के पास जा रही हूँ। वैसे तो मैं कुछ दिन पहले ही चली जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं गई, और अगर अब भी तुम कहते हो मैं नहीं जाती। रिजा मोहब्बत भरे लहजे में बोल रही थी। नहीं तुम जाओ, मैं बस अब अपना ख्याल रख सकता हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरे जाने के बाद अंकल को राजी कर लेना। मैं चाहती हूँ वहां से आते ही हम शादी कर लें। रिजा इसके हाथ पर हाथ रखकर संजीदगी से बोली। इससे पहले वो कोई जवाब देता, मुनाहिल अंदर दाखिल हुई। इन दोनों को एक साथ देखकर मुनाहिल की धड़कन मद्धम हुई। अरहम ने मुनाहिल को देखकर अपना हाथ रिजा के हाथ से खींचा। आओ मुनाहिल, रिजा मुनाहिल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। अरहम को हैरानगी हुई थी कि वो मुनाहिल से इतने अच्छे से कैसे बात कर रही है। वो जब से मुकम्मल होश में आया था रिजा और मुनाहिल को अच्छे से एक दूसरे से बात करता देख रहा था। जी वो आपको मामा बाबा आए हैं, अरहम से मिलना चाह रहे हैं, मुनाहिल संजीदगी से बोली। ओ हाँ, वो मुझे भी कह रहे थे कि आज हम अरहम से मिलने जाना है, पर मैं दोस्त के घर से आई हूँ इसलिए भूल गई। अरहम उठने लगा जब मुनाहिल ने इसका हाथ थामा। एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे को पलक झपकते देखे बगैर देखते रहे। अरहम मुनाहिल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत साफ देख सकता था। अरहम मैं ले चलूं? रिजा ने इन दोनों को एक दूसरे को ऐसे देखते हुए दांत पीस कर कहा। इसकी आवाज पर वो चौंके। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, अरहम संभलते हुए बोला और छोटे छोटे कदम उठाता कमरे से चला गया। इसके जाते ही रिजा मुनाहिल की तरफ मतवज्जा हुई। मुनाहिल, तुम्हें अपनी बात याद है ना? रिजा इसके सामने खड़े होकर बोली। मुनाहिल ने इसकी तरफ देखा और असबात में सर हिलाया। थैंक्स, मैं मानती हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। मैंने अरहम से भी कह दिया है कि मेरे जाने के बाद तुम अंकल से बात करना, लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि वो अंकल से बहुत प्यार करता है और इन्हें नाराज नहीं कर सकता। इसलिए मेरी जान, तुम्हें ये सब करना है मेरे और अरहम के लिए। तुम्हें अरहम को कहना है कि तुम इससे तलाक लेना चाहती हो, और अंकल को भी तुमने ही मनाना है। जी ठीक है, आप फिक्र मत करें, अरहम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। मुनाहिल की आवाज़ मुश्किल ही निकल रही थी। ये हुई ना बात। बोलते हुए रिजा ने मुनाहिल को गले से लगा लिया। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ मुनाहिल, बस अरहम को किसी और का होने नहीं दे सकती। वो सिर्फ मेरा है और मैं बस उसकी। रिजा इससे दूर होते हुए कहने लगी। बाहर चलें, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुनाहिल ने बात का रुख मोड़ा। हाँ हाँ चलो, कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ी और मुनाहिल भी इसके पीछे चलने लगी। रात को मुनाहिल सूप लेकर कमरे में आई जहां अरहम आंखें मूंदे लेटा हुआ था। रिजा के जाने के बाद से ही वो खामोश था। शायद इसके वालिदैन की बातों ने फिर से इसे परेशान कर दिया था। बातों ही बातों में फिरोज और समीरा बेगम ने आज इसे काफी कुछ सुना दिया था। आपका सूप? मुनाहिल साइड टेबल पर सूप का बाउल रखते हुए बोली। इसकी आवाज पर अरहम ने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा, जो बाउल रखकर वापस जाने के लिए मुड़ी थी। मुनाहिल, अरहम ने हिचकिचाते हुए आवाज दी। इसकी आवाज पर मुनाहिल ने इसकी तरफ देखा। जी, क्या मेरा सर दबा सकती हो? आज पहली बार अरहम ने इसको हुक्म सादिर नहीं किया था, बल्कि इसके इस सवाल में दरख्वास्त थी जो वो इस वक्त मुनाहिल से कर रहा था। मुनाहिल इसके सवाल पर हैरान हुई थी, फिर इस बात में सर हिलाकर बेड के दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। अपना हाथ इसकी पेशानी की तरफ बढ़ाते हुए मुनाहिल का हाथ कांप रहा था। अरहम के बाल इसकी पेशानी से हटाकर मुनाहिल ने दबाना शुरू किया। आज पहली बार वो इसके इस कदर करीब थी। एक अजीब सा एहसास इसके दिल में पैदा हुआ था। न चाहते हुए भी इसके दिल ने कहा था कि ये पल यहीं थम जाएं। वो हमेशा ही अरहम के इस कदर करीब रहे कि कोई चाहकर भी इसे दूर ना कर सके, लेकिन एक पल में इसे रिजा के कहे गए अल्फाज याद आए। मुनाहिल ने फौरन अपना हाथ पीछे खींचा। अरहम जो आंखें बंद किए इसके हाथ का लम्स अपनी पेशानी पर महसूस कर रहा था। इसके एकदम हाथ उठाने पर इसने आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा। क्या हुआ?
कुछ नहीं कहते हुए दोबारा दबाना शुरू कर दिया। अब की बार मुनाहिल पूरा जोर लगाकर इसे दबा रही थी। ये मेरे पाँव नहीं है, सर है, इसलिए थोड़ा नरमी से दबाओ। अरहम आंखें बंद किए हुए बोला, जिस पर मुनाहिल शर्मिंदा सी हुई। सॉरी। कुछ देर दबाने के बाद मुनाहिल की नजर सामने सूप पर पड़ी जो ठंडा हो रहा था। अरहम, आपका सूप ठंडा हो रहा है, मुनाहिल झिझकते हुए बोली। ठीक है, बस छोड़ दो। कहते हुए इसका हाथ अपने माथे से हटाकर उठ बैठा। एकदम उठने पर अरहम की दबी दबी चीख निकली। आप ठीक हैं? मुनाहिल फौरन उठकर सूप देने इसके पास आई थी, लेकिन इसकी आवाज पर मुनाहिल ने फिक्रमंदी से पूछा, ठीक हूं मैं। अरहम संजीदगी से बोलते हुए इसके हाथ से बाउल को थामा। मुनाहिल चाहती थी कि वह इसे खुद पिलाए, लेकिन ये कहने की इसमें हिम्मत नहीं थी। ये वापस ले जाओ, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरहम ने बमुश्किल एक चम्मच लिया था। मुनाहिल ने खामोशी से बाउल इसके हाथ से लिया। अरहम को लगा था वो ये बात समझेगी कि इसे खुद नहीं पिया जा रहा। वो जब चम्मच को अपने होंठ के करीब लेकर गया था, तकलीफ से इसकी आंखें सुर्ख हो गई थीं, जिसे शायद मुनाहिल ने नहीं देखा था या देखकर अनदेखा कर दिया। पिछले तमाम दिनों में कभी शाजिया बेगम इसे अपने हाथों से खिलाती थी तो कभी नूर। आज शाम को ही शाजिया बेगम वापस चली गई थी और नूर शायद इसलिए नहीं आई कि आज मुनाहिल इसे खिला देगी। जाते हुए लाइट ऑफ कर देना। अब की बार अरहम तल्खी से बोला। जी। कहते हुए लाइट ऑफ करने के लिए बड़ी और कमरा बंद करते ही चली गई। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है मुनाहिल, शायद तुम्हारे साथ किए गए सलूक पर शर्मिंदा हूँ या कुछ और। जब तुम करीब होती हो तो अच्छा लगता है, लेकिन शायद हमारा साथ अब खत्म होने के करीब है। तुम्हें अब मेरी जिंदगी से जाना होगा, क्योंकि मैं रिजा के साथ बुरा नहीं कर सकता और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। इसके साथ पहले ही मैं बहुत बुरा कर चुका हूँ, लेकिन अब और नहीं। इसके जाते ही अरहम खुद कलामी करने लगा। जहांगीर, चले ना मुनाहिल के घर। देखिए, अरहम को गोलियां लगी हैं और हम अब तक इसका हाल पूछने नहीं गए। वो हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जब से दानियाल साहब ने जहांगीर को फोन करके बताया था कि अरहम को गोलियां लगी हैं, वो तब से ही इनकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो भी बजिद थे कि हम नहीं जाएंगे। फरहत, मैंने कह दिया है ना, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं मिलना मुनाहिल से। जहांगीर को फरहत की बातों पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्यों जहांगीर? देखिए, इसकी शादी को 3 माह गुजर चुके हैं। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? आपको पता है हमारी बेटी कितना याद करती है हमें। इसने गलती की है माना, लेकिन अब इसकी सजा भी खत्म हो जानी चाहिए। वो वहाँ खुश नहीं है। इसकी आंखों से लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है। बोलते हुए इनकी आंखें भर आई थीं। वो अपने किए की सजा भुगत रही है। अरहम के साथ भी तो मैंने और इसके बाप ने बुरा किया है। जबरदस्ती इसकी शादी मुनाहिल से करवा दी। अब अरहम इसे अपने साथ खुश कैसे रखे? चलें, आप जो भी कहें, लेकिन हमें अरहम से मिलने जाना चाहिए। वो अब हमारा दामाद है, इसके लिए ही सही। फरहत बेगम की बात पर वो खामोश हो गए। नूर अपने बैग से चीजें निकाल रही थी जब इसे अपने फोन की मैसेज ट्यून सुनाई दी। नूर बैग की जिप बंद करते हुए फोन की तरफ बढ़ी, जिस पर अहद का नाम चमक रहा था। नूर इसका नाम पढ़ते ही जेरे लब मुस्कुरा दी। इसने मैसेज ओपन किया, जिस पर लिखा था, कॉल करता हूँ, अटेंड करना। नूर ओके लिखकर इसकी कॉल का वेट करने लगी। फिर कुछ देर बाद अहद की कॉल आई, जो नूर ने फौरन उठा ली। कैसी है मेरी जान? दूसरी तरफ अहद ने मोहब्बत से पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नूर बोलते हुए बेड पर आकर बैठ गई। मैं ठीक हूँ और तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन हो गए हैं, आज तुम्हें लेने आ जाऊँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी भाई मुकम्मल ठीक नहीं हुए। जब वो अपनी ड्यूटी दोबारा शुरू कर देंगे तब आप लेने आ जाना। नूर ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो भी इसे इतना ही मिस कर रही थी। पर फिलहाल इसका अरहम को ऐसे छोड़कर जाने का भी दिल नहीं था। ये तो गलत बात है। क्या तुम मुझे मिस नहीं कर रही? अहद बज़ाहिर खफगी से बोला। नहीं तो, नूर ने हंसी दबाई। फिर तो तुम्हें लेने आना ही पड़ेगा। कुछ दिन और यहाँ रही तो शायद तुम मेरा नाम भी भूल जाओ। नूर ने हैरानगी से फोन को देखा। अब की बार इसे आवाज फोन से नहीं बल्कि अपने पीछे से आती महसूस हुई थी। इसने पीछे मुड़कर देखा, जहां अहद फोन कान से लगाए खड़ा था। आप कब आई? नूर इसे देखकर अपनी मुस्कुराहट न छुपा सकी। अभी, जब तुम मुझे ये कह रही थी कि तुम मुझे मिस नहीं कर रही। अहद छोटे छोटे कदम उठाकर इसके करीब आकर खड़ा हो गया। नहीं, वो तो मैं आपको तंग कर रही थी। नूर ने साफ गोई से काम लिया। इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी? अहद ने अबरू उचकाकर पूछा। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। चलो मत बताओ, पर मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए लेने आ गया। अब जल्दी से चलो मेरे साथ। कहते हुए इसका हाथ पकड़ा। अहद, अरहम भाई, नूर बात अधूरी छोड़ दी। इनके पास इनके एक अदद वाइफ मौजूद हैं और वो यकीनन अच्छे से इनका ख्याल रख रही होंगी, लेकिन मेरे पास मेरी वाइफ नहीं है जो मेरा अच्छे से ख्याल रखे, इसलिए खामोशी से चलो। अहद जितने प्यार से कह रहा था, नूर को उतना ही इसका लहजा सख्त लगा था। अच्छा, मैं अपनी चीजें तो उठा लूं? नूर मासूमियत से बोली। हाँ हाँ जरूर। कहते हुए इसका हाथ छोड़ा और खामोशी से सोफे पर बैठ गया। मैंने अंकल और अरहम से भाई से इजाजत ले ली है और उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें ले जाऊं। नूर के चेहरे पर उदासी देखकर अहद समझ गया था वो अरहम के पास ज्यादा दिन गुजारना चाहती है।
पर वो खुद भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। इसका दिल अब नूर के बगैर नहीं लगता था। नूर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बैग में कपड़े और अपनी जरूरत की चीजें डालते ही बैग की जिप बंद की और इसकी तरफ मुड़ी। चले? नूर ने इससे नजरें चुरा कर पूछा। आहद इसके सवाल पर उठ खड़ा हुआ। नाराज हो गई हो? अगर नहीं चाहती जाना तो मैं तुम्हें नहीं लेकर जाता। मैं तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं लेकर जाऊंगा। आहद इसके कंधे पर मोहब्बत से हाथ रख कर बोला। नूर का सर अभी भी झुका हुआ था। अच्छा मेरी तरफ तो देखो यार, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं और तुम ऐसे ही खफा हो रही हो। आहद इसका चेहरा ऊपर करते हुए मासूमियत से बोला। आहद मैं आपके साथ जाने से सिर्फ भाई की वजह से इनकार कर रही थी, वरना मैं भला आपके साथ क्यों नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ अब मेरा असल घर आपका घर है, मैं यहाँ सिर्फ मेहमान बनकर आती हूँ। लेकिन आप, नूर ने बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा ना, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। अब चलें या नहीं? इसके सवाल पर नूर ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया और इसके साथ बाहर आ गई। सॉरी यार, मुझे तुम्हें इस तरह नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ और ना तुमने मुझे कुछ बताया। अरहम के दोस्त हमदान आज इसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया था। वो चंद दिन पहले ही दुबई से पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ आया था। अरहम और वो यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। एक दूसरे को इनकार करना इनकी किताब में लिखा ही नहीं था। यार खैर है ना, तुम्हारे बहाने से मैं घर से तो निकला, वरना तो मैं घर बैठ बैठ कर तंग आ गया था। अरहम की तबीयत काफी बेहतर की हो गई थी और वो ये सब इसकी अपनी हिम्मत की वजह से हुआ था, वरना इतनी जल्दी रिकवर करना आसान नहीं था। लेकिन यार मैं खुद ही आ जाता। असल में तुम्हें पता है ना, ये हमारा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, इसलिए सोचा आज यहीं मिलते हैं। तभी तो मैंने इनकार नहीं किया। अच्छा ये बताओ भाभी कैसी हैं और मेरा भतीजा? अरहम ने बात का रुख मोड़ा। आज वो कई दिन बाद खुद को फ्रेश महसूस कर रहा था, या शायद दोस्त को देखकर इंसान अपनी आधी टेंशन ही भूल जाता है। अनम भी ठीक है और हाशिर भी। हम बस हाशिर की तबीयत की वजह से नूर की शादी में नहीं आए, लेकिन तुम्हारी शादी में पक्का आऊंगा। इसके बाद पर अरहम मुश्किल मुस्कुराया। वैसे अरहम, तुम शादी कब करवा रहे हो? अब तो मेरा बेटा भी खैर से 3 साल का हो गया है। हमदान कॉफी का कप अपने करीब करते हुए बोला, जो कुछ देर पहले ही वेटर इनके करीब रख कर गया था। मेरी शादी हो चुकी है। अरहम कॉफी का कप होंठों से हटाते हुए पुरसुकून अंदाज में बोला, और हमदान को तो इसकी बात पर सांप सूंघ गया। ये क्या कह रहे हो? कब की शादी और मुझे बताया भी नहीं? और रिजा ने इतनी आसानी से खामोशी से शादी कर ली? हमदान ने एक ही सांस में कई सवाल कर लिए। रिजा से भी इसकी काफी दोस्ती थी और वो इसकी तबीयत को काफी अच्छे से जानता था। अरहम के साथ मंगनी इसने धूमधाम से की थी और अब शादी, इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी शादी रिजा से नहीं हुई। अरहम टेबल पर पड़े अपने फोन पर नजरें जमा कर बोला, और अब की बार हमदान को एक और हैरत का झटका लगा। अरहम तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें गोली कंधे की बजाय सर के पास तो नहीं लगी? क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रिजा से तुम्हारी मंगनी हुई थी तो शादी भी उसी से होगी, और तुम कह रहे हो? इससे पहले वो कुछ कहता, अरहम ने इसकी बात काटी। मेरी शादी अब्बू के दोस्त की बेटी से हुई है, और वो भी कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुझे इससे शादी करनी पड़ी। अरहम संजीदगी से बोला। क्या मैं इन हालात की वजह जान सकता हूँ? हमदान इसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला। अब वो मेरी इज्जत है हमदान, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। चाह कर भी वो मुनाहिल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। मैं समझ गया हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना बता दो, क्या तुम इसके साथ खुश हो? हमदान ने पूछा। नहीं तो फिर? लेकिन क्या वो अच्छी नहीं है? अच्छी है, पर मुझे नहीं अच्छी लगती। अरहम अब इसके पास से गुजरते हुए लोगों को देखकर बोल रहा था। झूठ बोल रहे हो? हमदान इसके चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए बोला। इसकी बात पर अरहम चौंका। तुम्हें किसने कहा? अरहम ने इसकी बात पर उल्टा सवाल किया। तुम्हारी आंखों ने। क्या बात है अरहम, किस चीज ने परेशान किया हुआ है? थोड़ी देर के लिए अरहम इसकी बात का जवाब नहीं दे सका, फिर संभलते हुए बोला। हमदान में बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूँ यार। मैंने इसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। शायद इसका इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितने मैं इसको सजा दे चुका हूँ, लेकिन जब से मैं बीमार हूँ इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसने कभी भी नहीं जताया कि मेरे इतने बुरे सलूक करने के बावजूद वो मेरा इतना ख्याल रख रही है। मेरे अंदर एक अजीब सी शर्मिंदगी है। तो अब क्या चाहते हो तुम? हमदान ने इससे ये नहीं पूछा था कि वो इसे क्यों सजा दे रहा है। पता नहीं, लेकिन अब मैं उसे तलाक देने के बारे में सोच रहा हूँ। अरहम टेबल पर दोनों हाथ रखे इसे देखते हुए बोला। अरहम तुम पागल तो नहीं हो गए? बिना वजह के इसे तलाक क्यों दे रहे हो? अब की बार हमदान को इसके रवैये पर गुस्सा आया था, क्योंकि रिजा ऐसा चाहती है। वाह क्या बात है, तुमने शादी इससे पूछ कर की थी? नहीं तो फिर तलाक इसके कहने पर क्यों दे रहे हो? पहली बात, तुमने रिजा के साथ गलत किया। वो तुमसे मोहब्बत करती थी और तुमने इसकी बजाय किसी और से शादी कर ली। बकौल तुम्हारे कोई मजबूरी थी, लेकिन अब तुम इस लड़की, इससे पहले वो कुछ कहता, हमने बात काटी। मुनाहिल नाम है उसका।
हाँ मुनाहिल, अब तुम इसके साथ भी बहुत गलत कर रहे हो। रिजा तुम्हारी मंगेतर थी, लेकिन मुनाहिल अब तुम्हारी बीवी है यार। इसके साथ ऐसा मत करो। हमारे माशरे में तलाक याफ्ता लड़की से कौन शादी करता है? और क्या तुम्हारी गैरत ये गवारा करेगी कि तुम्हारी बीवी किसी और की बीवी बने? हमदान की बात पर अरहम ने नफी में सर हिलाया। तो बस यार भूल जाओ रिजा को, आगे का सोचो। इसको अपना बनाने की कोशिश करो, इसकी जिंदगी मत बर्बाद करना। किसी मासूम की आह नहीं लेनी चाहिए। हमदान के अल्फाज में इल्तिजा थी, लेकिन रिजा रहम बेबसी से बोला, इसको समझाओ, किस्मत के यही लिखा था और किस्मत इंसान नहीं बदल सकता, ये अल्लाह के काम है और वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। वरना तुमने कभी रिजा के अलावा किसी और का होने के बारे में सोचा नहीं था। नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं रिजा की नज़र में बेवफा या धोखेबाज नहीं बन सकता, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरहम दुख से बोला, तो फिर इससे भी शादी कर लो, लेकिन मुनाहिल को तलाक मत दो। और अगर रिजा इसको तलाक दिलवाने के बाद शादी का कह रही है तो फिर रिजा को छोड़ देना, लेकिन मुनाहिल को नहीं। हमदान ने अपने अल्फाज पर जोर देकर कहा, अभी वो इटली गई है अपनी बहन के पास, 3 माह बाद वापस आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। जो भी हो, मुनाहिल भाभी को मत छोड़ना। और तुम्हारी भाभी 1-2 दिन तक मिलने आएंगे हम इनसे। हमदान अब की बार चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोला। अरहम बस यही कह सका। मोमानी प्लीज बताई ना, मेरे कजन्स कब आएंगे? 5 साल का अहमद काफी देर से नूर से अपने कजन्स के बारे में पूछ रहा था और वे बेचारी समझने से कासिर थी कि अहमद किन कजन्स की बात कर रहा है। अहद की बड़ी बहन किंजा की शादी बराबर वाले घर में ही हुई थी, जो इसके चचा का घर भी था, और इसकी शादी इनके चचा के बेटे से हुई थी। किंजा का एक ही बेटा अहमद था, जो दिन में कई चक्कर अपने नाना के घर के लगाता था। अहमद बेटा कौन से कजन्स? नूर अब अपना काम छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। मेरी मामा कहती थी कि जब मामू की शादी होगी तब मेरे कजन्स आएंगे। अब तो मामू की शादी हो गई, अब कब आएंगे? अहमद की बात सुनकर नूर शर्म से लाल हो गई। बेटा अब दुआ करो, नूर इसके गाल से हिलाते हुए बोली। नहीं, मुझे अभी चाहिए। वो तो जैसे आज फैसला करके आया था कि आज अपने कजन्स को देख कर ही जाएगा। इससे पहले वो कोई जवाब देती, अंदर आता अहद इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। क्या बातें हो रही हैं? अहद आंखों में शरारत लिए बोला, जैसे वो इन दोनों की बात सुन चुका हो। मामू मेरे कजन्स कहाँ हैं? मेरे सब फ्रेंड्स के कजन्स हैं और मेरे नहीं हैं। अहमद अहद को देखता हुआ मुंह बनाकर बोला, ओ ये तो बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। आप फिक्र नहीं करो, मैं कहता हूँ आपकी ममानी को कि वो जल्दी से आपको एक अदद प्यारी सी कजन ला दें। अहमद खुमार भरे लहजे में नूर को देखते हुए बोला, जो अब शर्म से मुंह मोड़े खड़ी थी। नहीं मामू, मुझे एक कजन नहीं, मुझे पूरे 5 कजन्स चाहिए। अहमद ने चहक कर कहा, जिस पर अहद ने जोरदार कहकहा लगाया। मेरे मासूम भांजे, आपने अपनी ममानी की जान देखी है? बस दुआ करो एक ही हो जाए, वही बहुत है। वो देख नूर को रहा था, लेकिन बात अहमद से कर रहा था। शर्म करें, बच्चे से कैसी बातें कर रहे हैं? नूर की शर्म अब गुस्से में बदल गई थी। मैंने क्या कहा? अहद अहमद को अपनी गोद में बिठाते हुए बोला। मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, नूर ने तनबीह की। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अहद चेहरे पर मासूमियत सजाए बोला, आप कुछ कहते भी नहीं हैं और बहुत कुछ कह भी जाते हैं। नूर ने दांत पीस कर कहा, मामू। वो इन दोनों की बातों से तंग आकर चीखा, बोलो भांजे, मेरे कजन्स कब आएंगे? इसकी सुई अभी भी अपने सवाल पर ही अटकी थी। बेटा ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही हम आपको एक कजन ला कर देंगे। क्यों नूर? इसकी बात पर नूर झिंप सी गई। मुझे नहीं पता और मुझसे ऐसी बातें मत किया करें। नूर नजरें चुरा कर बोली। इससे पहले अहद कुछ कहता है, अहमद फौरन बोला, मैं मामा को आपको शिकायत लगाता हूँ कि आप मुझे मेरे कजन्स नहीं दे रहे। कहते हुए इसकी गोद से उतर कर बाहर की तरफ भाग गया। इसके जाते ही नूर ने अहद को घूरा। कैसी बातें कर रहे थे आप बच्चे के साथ? क्या आपकी मुमानी में जान नहीं है? हाँ तो ठीक ही कहा है, हल्की सी तो हो तुम। मैंने तो सोच लिया है बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी अगर और चाहिए तो दूसरी शादी कर लूंगा। आद अपनी हंसी दबा कर बोला, बच्चे 1 हों या 10 मुझसे ही होंगे, दूसरी शादी का तो सोचिएगा भी नहीं। नूर को कुछ समझ नहीं आया था कि वो गुस्से में क्या कह गई है, और आहद इसकी बेबाकी पर हैरान रह गया। वो मेरा मतलब था कि नूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो किस कदर बेबाकी से आहद के साथ बोली है। जो मतलब था मैं सब समझ गया हूँ, अब तुम्हारे हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। आहद आंखों में शौक के लिए इसके करीब आया। आहद मुझे लग रहा है मामा मुझे बुला रही हैं, कहते हुए इसके करीब से निकलने लगी। इससे पहले वो जाती आहद ने इसका हाथ थामा। अभी जाने दे रहा हूँ, फिर नहीं जाने दूंगा। और हाँ, मेरे भांजे को अब ज्यादा मरते इंतजार करवाना। आहद की बात पर नूर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया और वो फौरन हाथ छुड़ाकर भाग गई। आहद इसके जाते ही हंस दिया। अरहम टीवी लाउंज में आया तो इसकी नजर मुनाहिल पर पड़ी, जो सोफे पर खामोशी से बैठी थी। शायद किसी गहरी सोच में थी कि इसे अरहम के आने का भी पता नहीं चला। अरहम छोटे छोटे कदम उठाता इसके करीब आकर बैठ गया। अरहम को एकदम अपने करीब बैठे देखकर वो चौंकी और फौरन उठ खड़ी हुई। इसे खड़े होता देखकर अरहम को हैरत हुई। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो गई?
ارحم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آپ بیٹھے ہیں تو میں آپ کے برابر میں بیٹھنا؟ مناہل نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں اس کے لیے صرف اور صرف خوف تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ اس سے ڈرتی تھی، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ ارحم نے اس کے ساتھ کیا بھی تو بہت کچھ تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اسے مارنا پیٹنا اس کے لیے عام بات تھی۔ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اپنے قریب بٹھایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مناہل کو اپنے قریب بٹھانا اچھا لگا تھا، یا شاید یہ ہمدان کی باتوں کا اثر تھا جو اس وقت مناہل اسے اچھی لگ رہی تھی۔ مناہل تو بس کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ نہیں۔ مناہل کی آواز کانپ رہی تھی۔ اچھا تو پھر یہ آواز کیوں کانپ رہی ہے اور ماتھے پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے؟ ارحم رومال سے اس کی پیشانی کو صاف کرتے ہوئے بولا، جس پر مناہل رو دی۔ ارحم آج پہلی بار اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے کہ کہیں آپ پھر میری کسی غلطی کی وجہ سے مجھے ڈانٹنا شروع نہ کر دیں۔ روتے ہوئے مناہل یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ اس وقت اس کے کتنے قریب ہے۔ ارحم نے اسے خود سے دور کیا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ کچھ نہیں کہتا، بہت کہہ لیا۔ ارحم نے اسے خود سے دور کیا، اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیا۔ کچھ نہیں کہتا، بہت کہہ لیا۔ اب تمہاری سزا ختم ہو جانی چاہیے نا؟ اب کی بار ارحم نے اس سے محبت سے پوچھا، جس پر مناہل فوراً اس کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دیں ارحم، میں بہت بری ہوں، میں آپ کے قابل نہیں تھی۔ میں نے اپنے ساتھ بہت غلط کیا اور میری وجہ سے آپ کے ساتھ غلط ہوا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مناہل اس کے قدموں میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اٹھو، کیا کر رہی ہو؟ ارحم نے فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس اپنے پاس بٹھایا۔ تم نے غلطی کی تھی اور میں نے شاید تمہیں اس کی بہت سزا بھی دے دی ہے، پر اب اور نہیں۔ مناہل میری جگہ شاید کوئی اور مرد بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ میں دل کا برا نہیں ہوں، لیکن ہر مرد کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بیوی کے دل میں صرف میں ہوں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تم خود سوچو، کیا تم کبھی ایسے مرد کو پسند کرو گی جو کسی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں لے کر بھاگ رہا ہو؟ ارحم اب اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا۔ مناہل نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میں تو ایک مرد ہوں اور مرد میں عورت جتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے اب واقعی یقین ہو گیا ہے کہ بھاگی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ کسی بھی لڑکی کو یہ قدم کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ مناہل کی آواز بمشکل ہی نکل رہی تھی۔ تم جس کے ساتھ بھاگی تھی، اسے نہ پکڑنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ بہت بار سوچا بھی کہ اسے پکڑوں، لیکن کیوں پکڑوں یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں تو مرد تھا، کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ ایسے کسی انجان کے لیے گھر سے نہیں بھاگتے؟ تو اس بات کا میں کیا جواب دوں گا اسے؟ ان چیزوں میں صرف اور صرف عورت کی غلطی ہوتی ہے مناہل۔ میرے پاس دن میں کئی ایسے کیسز آتے ہیں جن میں بہت سی لڑکیوں کا ریپ ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور پھر وہ گھر جانے کی بجائے خودکشی کر لیتی ہیں جیسے تم کرنے والی تھی، اور پھر ساری زندگی اس لڑکی کے ماں باپ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ ارحم اس سے نظریں چرا کر بول رہا تھا۔ ہمدان سے ملنے کے بعد راستے میں ارحم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ پچھلی کوئی بات بھی نہیں دہرائے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سب کچھ بول گیا۔ مناہل کے آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے، اس کے سب الفاظ اب ختم ہو گئے تھے۔ ارحم کو کہنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ سوری، کچھ زیادہ بول گیا۔ ارحم اپنا رومال اس کے قریب کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، آپ نے تو حقیقت بتائی ہے۔ ہاں، کیونکہ ان حقیقتوں سے میرا روز سامنا ہوتا ہے۔ بولتے ہوئے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے چائے کے کپ پر گئی، جس میں آدھا کپ چائے موجود تھی، جسے دیکھ کر ارحم مسکرا دیا تھا۔ شاید اس کے آنے سے پہلے چائے پیتے پیتے وہ اپنے خیالوں میں کھو گئی اور دوبارہ چائے پینا بھول گئی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور تم نے چائے نہیں پی؟ کہتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میں بھول گئی تھی، مناہل اپنی آنکھیں رگڑتی ہوئی بولی۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہونٹوں کو چائے کا کپ لگاتا، مناہل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ میری جھوٹی ہے۔ ارحم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر سنبھل کر بولا، اب میں نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا ہے۔ کہتے ہوئے ارحم نے دوبارہ کپ ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کے الفاظ پر مناہل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ویلکم بیک سر، آپ کو دوبارہ پولیس اسٹیشن میں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج ایک ماہ بعد ارحم واپس اپنی ڈیوٹی پر آیا تھا اور آج فرسٹ ڈے ارحم کو ڈیوٹی پر دیکھ کر سب بہت خوش تھے۔ آج میٹنگ روم میں سب ارحم کے گرد موجود اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھینکس، میں بھی آج بہت خوش ہوں، گھر رہتے رہتے میں بھی تھک گیا تھا۔ اگر میں کچھ دن اور اپنی ڈیوٹی پر واپس نہ آتا تو شاید پھر سے بیمار ہو جاتا۔ سر، آپ پر حملہ جس نے کروایا تھا وہ اجمل خان کے بندے نہیں تھے، راحیل نے آگاہ کیا۔ تو پھر کس نے کروایا؟ ارحم کو حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ اسے تو اس وقت یہی لگا تھا کہ وہ بندے اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ سر، وہ ہوٹل کے مالکان نے کروایا تھا۔ ہوٹل کے مالکان؟ میں سمجھا نہیں۔ سر، 2-3 ماہ پہلے ہم نے جس ہوٹل میں ریڈ ڈالی تھی، اس کے مالکان نے ہی آپ پر حملہ کروایا ہے۔
ओ तो वो बदला लेना चाहते थे। जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। बिल्कुल सर। सर इन लोगों को खुदा का खौफ भी नहीं है। किस कदर बेहयाई फैला रखी है इन्होंने हमारे मुल्क में। एक तो गलत काम करते हैं और अगर अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए तो ये उल्टा इस इंसान की जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। अब की बार शहबाज ने कहा, सही कह रहे हो तुम शहबाज, और फिर भी हम आम पुलिस वालों को ही बुरा कहा जाता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो हमारी आने वाली नस्लों को गलत काम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। और इस जंग में हम सब आपके साथ हैं। सब अहलकारों ने यक जुबान कहा, अल्लाह हम सब की इस काम में मदद फरमाए। आमीन कहते हुए सब उठ खड़े हुए। यहाँ क्यों खड़े हैं, चलें अंदर चलें। फरहत बेगम ने इनके कान के करीब कहा। बहुत मिन्नत समाजत के बाद फरहत बेगम ने इन्हें राजी कर ही लिया था। अब वो अरहम के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन जहांगीर साहब अंदर जाने के लिए कदम नहीं बढ़ा रहे थे। मेरा दिल नहीं मान रहा फरहत। जहांगीर साहब दुख से बोले, आपका दिल ही आपको यहाँ लेकर आया है, इसलिए अल्लाह का नाम लें और अंदर चलें। जहांगीर साहब ने एक नज़र फरहत को देखा और छोटे छोटे कदम उठाते अंदर की तरफ बढ़ गए। फरहत बेगम भी मुस्कुराते हुए इनके पीछे हो ली। कुछ देर बाद वो दोनों टीवी लाउंज में खड़े थे जहां मुकम्मल खामोशी थी। मुझे लग रहा है घर में कोई नहीं है, जहांगीर साहब टीवी लाउंज का जायजा लेते हुए बोले। इससे पहले वो कोई जवाब देती दानियाल साहब इनके करीब आकर बोले, घर में सब ही मौजूद हैं, तुम गौर से देखो तो सही। कहते हुए इनके गले लग गए। दानियाल साहब अभी अभी ही ऑफिस से वापस आए थे। उन्होंने जहांगीर और फरहत को अंदर आते देख लिया था। कैसे हो दानियाल? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। और भाभी आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ भाई साहब। जवाब वो दानियाल साहब को दे रही थी, लेकिन नजरें इनकी मुनाहिल को ढूंढ रही थीं। चलें चलकर बैठते हैं। इनकी बात पर दोनों ने इस बात में सर हिलाया। मुनाहिल बेटा देखो कौन आया है, बाहर आओ। दानियाल ने मुनाहिल को आवाज दी। मुनाहिल को बुलाने पर जहांगीर साहब की रगें तन गई। इनका बस नहीं चल रहा था कि वहां से उठकर चले जाएं। कुछ देर बाद मुनाहिल अपने ध्यान में इनके पास आई, लेकिन सामने अपने माँ बाप को देखकर तो इसका चेहरा खिल उठा और फौरन फरहत बेगम की तरफ लपकी। उन्होंने भी मोहब्बत से इसे अपने हसार में लिया। अरहम का रवैया अब इससे काफी हद तक नॉर्मल हो गया था, इसलिए इसके चेहरे पर रौनक आ गई थी, जिसे फरहत बेगम ने भी महसूस किया था। इनसे मिलने के बाद अब इसकी नज़र जहांगीर साहब पर थी, जो शायद इसे मुकम्मल नज़रअंदाज किए बैठे थे। अपने बाबा से भी मिलो, फरहत बेगम ने इसके कान में सरगोशी की। मुनाहिल 2 कदम चलकर इनके करीब आई। आज कई माह बाद वो अपने बाप को देख रही थी। वो जो इसे देखकर जीते थे, आज इसको देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। बाबा, मुनाहिल ने अपनी लड़खड़ाती आवाज से जहांगीर साहब को पुकारा। उन्होंने इसके पुकारने पर कोई जवाब नहीं दिया। मुनाहिल घुटनों के बल इनके सामने आकर बैठ गई। इसकी आंखें भर आई थीं। कैसे हैं आप? दानियाल और फरहत बस खामोशी से बैठे दोनों बाप बेटी को देख रहे थे। जिसकी तुम जैसी बेटी है वो बाप कैसा हो सकता है मुनाहिल? इनका लहजा बर्फ की तरह था। इनकी बात पर मुनाहिल ने इनके हाथों को मजबूती से अपने हाथों में लिया। माफ नहीं कर सकते अपनी बेटी को बाबा? जो गुनाह तुमने किया इसकी माफी बनती है? उन्होंने इसके सवाल पर उल्टा सवाल किया। इससे पहले वो कोई जवाब देती, दानियाल साहब फौरन बोले, मेरी बेटी को माफ कर दे यार, इसने अपने किए की बहुत सजा काट ली है, आज सीने से लगा ले इसे। दानियाल साहब के लहजे में इल्तिजा थी। इनकी बात पर जहांगीर साहब ने मुनाहिल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़े हुए। क्या तुम्हें अरहम ने माफ कर दिया है? क्या इसने तुम्हें बीवी के रूप में कबूल कर लिया है? इनके लहजे में अभी भी सख्ती थी। इनके सवाल पर मुनाहिल ने सर झुका लिया, क्योंकि अभी तो वो खुद भी इन सवालों के जवाब नहीं जानती थी। बेशक अरहम इसके साथ ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी वो ये यकीन से नहीं कह सकती थी कि अरहम ने इसे माफ कर दिया है या नहीं, या इसने इसे बीवी के रूप में कबूल कर लिया है। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलते, इनके कानों से अरहम की आवाज़ टकराई। मैंने माफ़ कर दिया है इसे, और मैं बीवी के रूप में भी मुनाहिल को कबूल कर चुका हूँ। कहते हुए इनके करीब आया। अब आप भी इसे माफ़ कर दें और सब कुछ भूलकर इसे गले लगा लें। अरहम को देखकर सब हैरान हुए थे और इसके अल्फाज पर जैसे मुनाहिल के ज़ख्मी दिल पर मरहम रखा था। अगर अरहम ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो फिर मैं भी आज तुम्हें माफ़ करता हूँ। बोलते हुए इसे गले से लगा लिया। आज कितने माह बाद उन्होंने मुनाहिल को अपने सीने से लगाया था। आज इनके तड़पते दिल को करार आया था। मुनाहिल भी इनके गले लगते ही ज़ारों की तार रो दी, और इन दोनों को ऐसे देखकर फरहत बेगम की आंखें भी भर आई थीं। अब मुझसे नहीं मिलेंगे, अरहम ने मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। अरहम के सवाल पर जहांगीर साहब ने मुनाहिल को खुद से दूर किया और खुद चलकर अरहम के करीब आई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता अरहम। इस दिन जो तुमने मेरी बात की लाज रखी, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मेरी बात को सुनना भी पसंद ना करता। जहांगीर साहब दुख से बोले, जो कुछ हुआ वो सब मेरी किस्मत में लिखा था और मैं किस्मत का लिखा मान चुका हूँ। आप भी सब भूल जाएं। बोलते हुए अरहम इनसे गले मिला। मुनाहिल के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। ना चाहते हुए भी इसके दिल ने कहा था कि आज इसके रब ने भी यकीनन इसे माफ कर दिया होगा।
مناہل ارحم نے اسے آواز دی۔ اس کی آواز پر وہ چونکی۔ جی، مناہل نے ادب سے جواب دیا۔ جاؤ رات کے کھانے کا انتظام کرواؤ۔ آج رات سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ میں احد اور نور کو بھی فون کرتا ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی ارحم اور جہانگیر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ مناہل بھی خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔